मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षणे वन्दे तद्गुणलक्षणे मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। द्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें मध्यलोक की रचना हम देख रहे हैं। मध्यलोक में जो सबसे पहला या सबसे बीच में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप और उस जम्बू द्वीप की में 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में से विदेह क्षेत्र की रचना हम देख रहे हैं। विदेह क्षेत्र में जो यानी जब 7 भागों में बांटते हैं तो बीच का पूरा हिस्सा वो विदेह क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं। लेकिन अब हमने बारीकी से देखा कि वो पूरा का पूरा एरिया विदेह क्षेत्र नहीं है। उसमें बीच में सुमेरु पर्वत और उसके आसपास का एरिया वो भोग भूमि है। विदेह क्षेत्र में और भोग भूमि में क्या अंतर है? सबको विदेह क्षेत्र बोल दें, उत्तर कुरु देव कुरु सबको भले ही पार्ट अलग करें, लेकिन विदेह क्षेत्र बोले तो क्या दिक्कत है? बोलिए अर्चना जी। विदेह क्षेत्र का जो भाग है वो कर्म भूमि है और बीच में उत्तर पूर्व और देव पूर्व है वो भोग भूमि है। यानी वहां का वो स्वरूप ही अलग है। जो उत्तर कुरु देव कुरु और सुमेरु के आसपास का जो एरिया है वो भोग भूमि का एरिया है और भोग भूमि और ये जो विदेह क्षेत्र है ये कर्म भूमि है। वो शाश्वत भोग भूमि है, ये शाश्वत कर्म भूमि है। यानी विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर चक्रवर्ती शलाका पुरुष इत्यादि ये विदेह क्षेत्र में होते हैं। भोग भूमि में ये सब नहीं होते, वहां भोगों की ही प्रधानता होती है। आगे सूत्र आएगा तो अपन देखेंगे वो सारी चर्चा। लेकिन सामान्य रूप से जो हम 7 क्षेत्रों का विभाजन करते हैं तो पूरा बीच का एरिया विदेह क्षेत्र कहने में आता है। लेकिन वास्तव में विदेह क्षेत्र क्या है वो हमने भी देखा कि जो सुमेरु पर्वत है और उत्तर कुरु देवकुरु का एरिया है वो अलग है। तो विदेह क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, एक पूर्वी विदेह क्षेत्र और एक पश्चिमी विदेह क्षेत्र। और इस विदेह क्षेत्र में पूर्वी विदेह क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? पूर्वी विदेह क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सीता नदी। सीता नदी। और पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा। सीतोदा। इस तरह से 2 नदियां दोनों विदेह क्षेत्रों में बहती हैं, जिसके कारण वो 2 विदेह क्षेत्र 4 भागों में बट गया है। और फिर वो जो 4 भागों में बटा है वो 4 भागों में बटे हुए विदेह क्षेत्र भी प्रत्येक क्षेत्र कितने भागों में बटा है? नेटवर्क गया इनका। सब 8 उंगलियां दिखा रहे हैं। 8 भागों में बटा हुआ है। किस तरह से वो 8 भागों में बटा है? किसके कारण से 8 भागों में बटा है? 8 भागों में किसके कारण से बटा है? मैम विभंगा नदी, 3 तो विभंगा नदी और 4 वो बख्शार पर्वत।
तो 7 की 3 7 विभंगा नदी। और उसके कारण 8 में बट गया। बढ़िया। ये 7 चीजें हैं, उनके कारण ये 8 भागों में बट गया है। अब ये जो 8 भागों में बटा, उसमें से हर भाग, प्रत्येक भाग भी कितने भागों में बटा हुआ है? जो 8 भागों में बटा, 8 भागों में बटा हुआ भी प्रत्येक देश या प्रत्येक क्षेत्र, वो कितने भागों में बटा हुआ है? सब उंगली दिखा रहे हैं, बढ़िया, सही जवाब है। बोलिए ललतेज जी। मैम वो 3 भागों में बटा हुआ है। उसमें एक तो विजयास पर्वत है, और विजयास पर्वत के मुझे 6 भाग हो गए उसके, एक आर्यखंड और 5 मलेच खंड। तो 3 भाग कैसे बोल रहे हैं आप? 3 तो वो 2 नदियां हैं, और एक विजयात पर्वत, हाँ, वो तो विंध्याचल। 3 के कारण भाग कितने हो गए? 6 हो गए। 6 भाग हो गए। बढ़िया। हाँ जी। तो वो जो 8 भागों में विधेयक क्षेत्र बटा था, यानी 8 देश उसमें हुए थे, वो 8 देशों में से भी प्रत्येक देश वो 6 भागों में बटा हुआ है। जिस तरह से भारत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र 6-6 खंडों में बटा हुआ है, उसी तरह से सेम यहाँ पर भी 6 खंड हैं, जिनमें से 5 है म्लेच्छ खंड और एक है आर्य खंड। आप देखो कि जैसे होता है ना, दुनिया में रत्न कम ही होते हैं, कोयले के ढेर लगे होंगे, लेकिन रत्न कम ही होते हैं। ऐसे ही अच्छे लोग, और जहाँ अच्छे लोग उत्पन्न हुए ऐसे क्षेत्र, वो भी रेयर हैं। अब विधेयक क्षेत्र में टोटल 8, 8 चौक 32, और 32 के हर के कितने भाग हो गए हैं? 6-6 भाग प्रत्येक के हो गए हैं। कितने हो गए टोटल? 32 के 6 भाग 192 है। ठीक है ना? करके देख लीजिए। 32 देश है, 32 के 6-6 भाग हैं हर के, तो कितने टोटल अपने पास पार्ट हो गए? 192। अब 192 में से कितने आर्य खंड हैं और कितने म्लेच्छ खंड हैं? रेशो निकालें। बोलिए रजनी जी। इनको 6 भाग में कैसे किए? एक तो विजयात पर्वत से 2 हुआ, एक पोर्शन का। हाँ, 2 हो गए। उसके बाद और 2 नदी बह रही है, फिर 2 नदी बह रही है, तो वो 2 हुए थे, 2 के बीच में 2 लाइन और अच्छा, खींचेंगे तो 6 हो मतलब जाएंगे। 2 नदियां बह रही है बीच में से। हाँ, एक गंगा और एक सिंधु। ये जैसे भरत क्षेत्र के हुए ना, हाँ, जैसे भरत क्षेत्र के हुए वैसे इसके हुए। ये नहीं, पर ये उसके तो ऑलरेडी सीता ये सितोदा नदी तो नीचे है ना। ये एक एरिया था, समझ लीजिए। इधर बख्शार पर्वत है, दूसरा वाला क्षेत्र देख लेते हैं। इधर ये विभंगा नदी बह रही, ठीक है, ये बीच का एरिया है। तो यहाँ बीच में एक विजयार्थ पर्वत आ गया, ये विजयार्थ पर्वत, और ये एक आ गई गंगा नदी, ये एक आ गई सिंधु नदी। तो कितने भाग बट गए? 1 2 3 4 5 6। अरे यहाँ गंगा सिंधु नदी कहाँ से आएगी? यहाँ पे तो सीता सितोदा है। सीता सितोदा तो यहाँ है, ये यहाँ है सीता नदी। हाँ, सीता नदी तो यहाँ है। सीता नदी के ऊपर जो एरिया है उसके 8 पार्ट्स हैं। तो वहां पर भी जो नदियां बह रही हैं, उन नदियों के नाम गंगा और सिंधु हैं। तो ये नदियां कहाँ से निकल रही हैं? ये नदियां जो नील पर्वत है, नील पर्वत हाँ, है यहाँ उत्तर दिशा में, नील हाँ, पर्वत के यहाँ नीचे, नीचे जमीन पर, पर्वत के ऊपर नहीं, नीचे जमीन पर 2 कुंड है, एक गंगा कुंड और एक सिंधु कुंड। उन कुंडों में से, मतलब ये यहाँ ही है कुंड, इस जगह ही, इन कुंडों में से ये नदियां बह रही हैं। और वो मतलब उस तरह से नहीं है जैसे अपने वहाँ भारत क्षेत्र में आती है, हिमबन पर्वत से गिरती हुई। इन कुंडों में से ये नदियां बह रही हैं। और कुंड में जो महल है वो भी गंगा देवी का ही महल है, उस देवी का नाम भी गंगा ही देवी है। वो बात सेम है। बोलिए अलका जी। वो आपने पूछा ना कितने आर्यखंड और कितने मलेच्छ खंड? 6 हाँ 6 हाँ। आर्यखंड और 186 मलेच्छ खंड। 6 192 थे आर्यखंड। ना तो हाँ, 192 थे ना टोटल। 192 टोटल हुए, तो आर्यखंड कितने हुए? एक देश में एक आर्यखंड है, तो कितने हाँ, आर्यखंड हुए? तो देश कितने हैं अपने पास? तो
6 है ना, 6 को डिवाइड किया ना। 6 को तो एक देश को 6 भागों में डिवाइड किया, हाँ एक देश को, फिर दूसरे देश को फिर से 6 भागों में करेंगे, तीसरे देश को फिर से 6 भागों में करेंगे, हाँ तो देश बराबर। कितने हैं, देश कितने हैं अपने पास? 192। 192 देश नहीं है, 192 तो टोटल पार्ट्स किए हैं। अच्छा कितने हाँ देश थे उसके, हर देश के अपन ने 6 भाग किए ना, तब हाँ। 192 आया है। तो कितने देश थे, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 6 को अपन ने 32 से किया था ना। हाँ, तो देश कितने हुए अपने पास? 32 ही हो। 32 देश है ना। हाँ 8 इधर, 8 सीता नदी के उत्तर, फिर 8 सीता नदी के दक्षिण, फिर इधर सीतोदा हाँ के दक्षिण और सीतोदा के उत्तर। तो 8 8 8 8 32 हाँ हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो 8 में हर एक में एक। आया समझ में? हाँ, तो हर देश में ये जो एक नक्शा आ हमने गया। बनाया ये एक देश का है, हाँ हाँ। एक देश है पूरा ये एक पूरे देश हम्म। के 6 हिस्से हैं। फिर दूसरा हाँ देश है, फिर तीसरा देश है, ऐसे करके 32 देश हैं। 8 सीता के उत्तर में, 8 सीता के दक्षिण में, 8 सीतोदा के दक्षिण में और सीतोदा के उत्तर में, ऐसे 8 चौक 32 है टोटल। तो एक हाँ देश में एक आर्यखंड, फिर दूसरे देश में दूसरा आर्यखंड, तीसरे में हाँ तीसरा आर्यखंड, तो 32 देशों में कितने आर्यखंड हुए? हाँ 32। हाँ 32। 32 हुए ना, 6 हाँ नहीं हुए। हाँ बोलिए अनुज, अब सही मैम बोल। ये सारे सारे में गंगा सिंधु ही है क्या सब नदियों के नाम? नहीं, कल बताया था, कौन बताएंगे? पूरे 32 देशों में जो नदियां बहती हैं, किसका कहाँ कौन सी है, वो लोग लिखिए। जो उत्तर साइड में है वहाँ गंगा सिंधु और जो दक्षिण साइड में है वहाँ रक्ता रक्तोदा। बढ़िया। सीता नदी के और सीतोदा नदी के उत्तर में जो देश हैं, सीता और सीतोदा के, इधर देखिए मैप में, ये सीतोदा है और इधर पूर्व साइड में सीता है। तो इस सीता के उत्तर में जो देश हैं, यहाँ पर बह रही हैं गंगा और सिंधु। सीतोदा के उत्तर में भी जो देश हैं, यहाँ उत्तर साइड में ये बह रही हैं गंगा और सिंधु। और इस सीता के और सीतोदा के दक्षिण साइड में जो देश हैं, वहां पर बह रही हैं रक्ता और रक्तोदा। वही नाम है, रक्ता रक्तोदा नाम है एक्चुअल में एरावत क्षेत्र की नदियों के, गंगा सिंधु नाम है भरत क्षेत्र की नदियों के। वही नाम यहाँ पर, उसी तरह से 6 खंड है, तो नदियों के नाम भी सेम है, लेकिन नदियां अलग हैं, नाम सेम है, पर ये तो अलग सेपरेट नदियां हैं, पर नाम वही है। तो उत्तर दिशा की सारी नदियों के नाम जो 6 भाग करने में हो रही हैं, उन सारी नदियों के नाम गंगा सिंधु है। दक्षिण दिशा वाली सारी नदियों के नाम रक्ता रक्तोदा है। और ये भी बताया था कल कि कहीं कहीं इससे उल्टा भी मिलता है, लेकिन ज्यादा यही वाला चलता है। ठीक है, समझ आया अनुज? बोलिए लतेश। मैम एक चीज बताइए, जो नीचे सीता के दक्षिण में जो निषद पर्वत है उससे रक्ता रक्तौदा नदी निकल रही है, तो ये नदी हाँ। ऊपर की तरफ कैसे जा रही है? ये ऊपर नीचे तो हम ऐसे खड़ा करके देख रहे हैं ना, ये हाँ इसलिए जी। दिख रहा है। एक्चुअल में रचना कैसी है? अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअल में तो ऐसा है ना मध्य लोक, ठीक है ठीक है एक्चुअल मैम। में तो ऐसा है, एकदम यूं ठीक है खड़ा मैम, करते तो ऊपर दिखता है हमको। इसलिए ठीक है। ये कंफ्यूजन था इसीलिए थोड़ा इसीलिए हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये शब्द यूज करते हैं, वरना हम सा। ऊपर नीचे बोलेंगे तो ऐसे लगता है ऊपर कैसे चढ़ के जा रही है, मोटर लगी है क्या? ठीक है। चित्र के हिसाब से लग रहा था तो ऊपर कैसे जा रही है। हाँ, वो ऊपर ठीक। नहीं है, वो उत्तर में है। ठीक है, तो इस तरह से ये वो प्रश्न अपना रह गया अधूरा। 192 में से कितने आर्य खंड हैं और कितने म्लेच्छ खंड हैं, वो बात कंप्लीट नहीं हुई। 96 मलेच्छ खंड है और 32 आर्यखंड। 96 म्लेच्छ खंड नहीं, 32 आर्यखंड और 160 मलेच्छ खंड।
बहुत बढ़िया। 160 मलेच्छखंड और 32 आर्यखंड। भाई 32 देशों में, हर देश में 5 मलेच्छखंड है, 32 को 5 से गुणा करो तो 60 आ गए, या फिर 192 में से 32 माइनस कर दो। 32 तो अपने को आर्यखंड समझ में आ ही रहे। तो आप रेशो देखेंगे ना, रेशो 1:5 का रेशो है, यानी आर्यखंड 1 है तो मलेच्छखंड 5 है। और मलेच्छखंड किसे कहते हैं? जहां पर कोई धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती, विषय भोग होते हैं, काम काज अपने जैसे ही होते हैं, लोग अपने जैसे ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है कि कोई अलग से लोग काले अलग भयानक होते हो, या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धर्म की प्रवृत्ति, धर्म करने की भावना, या वहां धर्म हो सके, ऐसा नहीं होता है। बस विषय भोग वो होते हैं। और यहाँ आर्यखंड में ही धर्म, धर्मात्मा, धार्मिक प्रवृत्ति, भगवान, तीर्थंकर, मुनिराज, 63 सलाह का महापुरुष, ये सब आर्यखंड में ही होते हैं। तो अच्छी जगह, अच्छे लोग, वो हमेशा रेयर होते हैं। अब कुछ लोगों को ये भावना रहती है कि विदेश क्षेत्र में हमेशा, विदेश क्षेत्र से में हमेशा हर समय मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष जा सकते हैं। अभी भी विदेश क्षेत्र में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं। हो सकता है इस समय भी कोई जीव मोक्ष गया हो। तो लोगों को ऐसी भावना रहती है अपन भी विदेश क्षेत्र में ही जन्म ले लो, फिर वहां से तो मोक्ष जा सकते हैं, ऐसा लगता है ना। या फिर ऐसा लगता है विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते रहते हैं तो अपन वहां पहुंच जाओ आशांति, तो वहां समर शरण में चले जाएंगे, ऐसा लगता है थोड़ा सा। लेकिन हम भावना तो भा रहे हैं विदेश क्षेत्र में जाने की, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि विदेश क्षेत्र में जाके हम वहां हरे खंड में ही जन्म लेंगे? 5 मलेच्छखंड है, 5 गुना ज्यादा मलेच्छखंड है, और कहीं मलेच्छखंड में जन्म हो गया फिर क्या होगा? अभी यहाँ आर्यखंड में जन्म लिया हुआ है ना, अभी जो लाभ मिल रहा है वो तो ले लो। अभी का लाभ नहीं लेंगे, आगे की सोचते हैं, आगे का कर लेंगे, वहां जन्म ले लेंगे, वहां जन्म ले लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी जो मिला है वो बहुत अच्छा है, वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पहले इसको पूरा यूज ले लें तो आगे अपने आप मिलेगा जो भी मिलना है। बोलिए। आर्यखंड नदी की साइड वाला बीच का देश होगा, बीच का हाँ, खंड होगा। नदी की साइड वाला बीच का जो खंड है वो आर्यखंड, सब तरफ। तो जो सीता नदी के उत्तर वाले हैं, उसमें सीता नदी के साइड वाला, मतलब उसमें दक्षिण की तरफ दिखेगा अपने को, नील पर्वत से दक्षिण में। और सीता नदी के दक्षिण वाले में वो अपने को थोड़ा उत्तर साइड में दिखेगा। देख लीजिए एक बार और, ये देखिए, ये सीता नदी है। इस सीता नदी के ये उत्तर वाला जो देश है, तो इसमें ये आर्यखंड है, ये नदी के पास वाला। और ये सीता नदी के दक्षिण वाला देश है, तो इसमें ये इधर वाला है, ये भी नदी के साइड वाला है। ये आर्यखंड है इस तरह से। अब ये देश और ये आर्यखंड किस प्रकार के होते हैं, क्या इनकी व्यवस्था रहती है, थोड़ा तिलोय पन्नति से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ा मतलब इन्होंने ये बताया है कि जो एक एक देश है, वो देश में वन, गांव, नगर, देखिए मैं दिखाई देती हूँ आपको गाथा। ये देखिए 2261 नंबर की गाथा है। सीता नदी के पूर्व, नहीं, भद्रशाल वेदी के पूर्व, नील पर्वत के दक्षिण, और चित्रकूट वक्षार का नाम है, उसके पश्चिम। लोकेशन समझ में आई? भद्रसाल की वेदी, भद्रसाल की वेदी के पूर्व में ये वेदी खड़ी है, भद्रसाल की दीवार जो उत्तर कुरु के इधर है, यहाँ उसकी वेदी है। इसके पूर्व में यानी इस साइड, और नील पर्वत है, और नील पर्वत के दक्षिण में, और चित्रकूट वक्षार नाम है उसका, चित्रकूट वक्षार उसके पश्चिम में। देखिए, समझ में आ रही है लोकेशन? नक्शा एकदम बिना बनाए अपने को माइंड में ख्याल आना चाहिए। ये है भद्रसाल की वेदी, ये भद्रसाल की वेदी है। ये नील पर्वत है, इस नील पर्वत का दक्षिण, और ये है चित्रकूट वक्षार। आपको नाम भी यहाँ लिखा हुआ दिख सकता है, अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे, चित्रकूट वक्षार इस पे नाम लिखा है। इसके बीच में
और सीता नदी के उत्तर में। ये कच्छा नाम का पहला देश है, इसका नाम है कच्छा देश। ये कच्छा नाम का पहला देश है। तो ये लोकेशन बताई जाती है, आप देख रहे हैं जैसे भरत क्षेत्र की लोकेशन देखी थी, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस तरह से देशों की लोकेशन देखिए आगे। अरे ये निकाल दिया। यह रमणीय कच्छा देश वन, गांव, नगर, खेत, करवट, मटम्ब, पतंग, पत्तन, मटम्ब, पत्तन एवं द्रोण मुखादि से युक्त दुर्गावटियों, अंतर्द्वीपों एवं कुक्षीवासों सहित समन्ततः रमणीय और रत्नाकरों से अलंकृत है। अब यहाँ मतलब ये देश है और कितना बड़ी, इसमें खूब सारे वन हैं, गांव हैं, नगर हैं, खेत, करवट। अब ये जो शब्द दिए हैं ना, इसकी परिभाषाएं हैं कि किसको खेत कहेंगे, कितने बड़े एरिया को करवट कहेंगे। जैसे अपने आजकल नाम बदल गए हैं, जैसे अ, जयपुर शहर, फिर जयपुर जिला, कस्बा किसे कहेंगे, है ना, जिला किसे कहेंगे, टाउन, और इस तरह से अलग अलग होता है। तो उसका उसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे जयपुर आजकल जिला कहलाता है, पहले जयपुर नगर था। तो कितना एरिया उसमें आ रहा है, आसपास का क्या एरिया आ रहा है, उस हिसाब से वो आजकल ये शब्द चल गए हैं, नगर, जिला, और भी जो छोटी जगह होती है वहां नगर पालिका होती है। अब अपने यहाँ नगर निगम होते हैं बड़े शहरों में। ये जो नियम, उसी आधार पे ये शब्द दिए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा ये देश है, ये उसका कहने का मतलब है। और इस देश में अंतर्द्वीप यानी बीच बीच में समुद्र वगैरह आइलैंड्स भी हैं, ये भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो सब थोड़ा सा दो चार गाथाओं में ये सब बताया है। वो शब्द अपने को अब ज्यादा समझ आएंगे नहीं, इसलिए 8-10 गाथाओं के बाद वाला देखते हैं अपन। देखिए कच्छा कच्छा देश स्थित ग्रामाधिक्यों की विशेषताएं ये बता रहे हैं कि वहां जो गांव हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। ये ग्रामाधिक गेहूं, चावल, तिल, जौ और चना इत्यादि धान्यों से परिपूर्ण है। मतलब आपको ये समझ में आ जाए कि विदेश क्षेत्र कैसा है, अपने जैसा ही है कि कुछ अलग वहां क्या है, वो उसके लिए मैं बता रही हूँ। दुर्भिक्ष एवं मारी आदि रोगों से रहित है। विदेश क्षेत्र में कोरोना नहीं होता, और ये दूसरी दूसरी स्वाइन फ्लू और ये बीमारियां नहीं होती, दुर्भिक्ष नहीं होती, महामारी आदि रोग वहां पर नहीं होते, नॉर्मल लाइफ जीवों की चलती है। नित्य उत्सव में बजने वाले तूर्य और गाए जाने वाले गीतों के नाद से युक्त हैं। अच्छा सा माहौल रहता है, जैसे कभी समझ लो पिक्चर में, टीवी में दिखाते हैं, अच्छा बढ़िया खुशहाल सा कोई देश है, गांव है, ऐसा रहता है। कच्छा देश में फूल, पत्र एवं फलों के भार से शोभायमान शाखाओं वाले नाना वृक्षों से सुशोभित विविध वन खंड हैं। इस तरह के वन हैं। कच्छा देश का बता रहे, सारे क्षेत्र एक से ही है। यह कच्छा देश विचित्र सोपानों से रचित द्वारों वाली एवं कमल एवं उत्पल वनों की सुगंध युक्त पुष्करिणियों एवं तथा वापिकाओं से शोभायमान है। मतलब इस देश क्षेत्र में ये गांव का बताया, फिर यहाँ पर वन है, और इसके अलावा पुष्करिणियां और वापिकाएं, मतलब इस तरह के नदी तालाब जहाँ बहुत सारे फूल वगैरह ये सब कमल आदि खिले रहते हैं, उनको पुष्करिणियां और वापिका कहते हैं। कच्छा देश में भ्रमर और अंजन सदृश काले 7 प्रकार के महाकाय महामेघ वर्षा काल यानी 120 दिनों में 7-7 दिन के बाद 7-7 दिन के बाद 7-7 दिन तक बरसते हैं। मतलब अलग अलग तरह से 7 दिन बरसते हैं, फिर 7 दिन रुकते हैं, फिर 7 दिन बरसते हैं। इस तरह से वर्षा वहां पर होती रहती है। कुंद पुष्प और चंद्रमा सदृश सुंदर आकार वाले 12 द्रोण मेघ भी बरसते हैं। वहां 120 नदियों के प्रपात उत्पन्न होते हैं। मतलब वहां वर्षा भी होती है टाइम पे अच्छी, और नदियां भी वहां पर 120 नदियां भी वहां पर हैं। कच्छा देश में बहुत प्रकार के भेदों से युक्त, अब देखिए ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 ही वंश हैं, अन्य वंश वहां नहीं है। जो अपने वर्ण व्यवस्था चलती है, अपने यहाँ कितने प्रकार के वर्ण कहे जाते हैं, कितने वर्ण कहे जाते हैं? वर्ण पता है? वर्ण यानी कलर नहीं, जो जातियों से कहते हैं,
चार कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण अपने चलते हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो वहां जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में तीन ही वर्ण चलते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वहां पर नहीं होता है। ये ब्राह्मण यहाँ पर भी तीन ही चलते थे आदिनाथ भगवान के टाइम पे। आप लोगों को पता हो, किसी ने पुराण पढ़े हो या कहानियां, तो भरत जी ने ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। कुछ पुराण आदि आपने पढ़ा होगा, आदि पुराण वगैरह। तो भरत जी ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। अदरवाइज तीन ही वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये भी कार्य के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। ऐसा कोई जन्मजात उस आधार पे नहीं होते। अब वो उसको वंश से चलाने लगे, पर वो जो जो जैसा कार्य करता था उसको उस आधार पे कहा जाता था। देखिए, तो ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अपने यहाँ से डिफरेंट दिख रही है। वहां तीन ही वर्ण होते हैं। काल व्यवस्था, यह देश सब कालों में पर चक्र की भीति तथा अन्याय प्रवृत्ति से विहीन रहता है। सब कालों में तो मतलब हर समय पर चक्र की भीति, यानी कोई अपने पे अधीनता कर लेगा, अंग्रेजों का राज्य हो जाएगा कि मुसलमानों का राज्य हो जाएगा, ऐसा कोई भय वहां पर, भीति यानी भय नहीं रहता है। और अन्याय प्रवृत्ति से विहीन, वहां अन्याय नहीं होता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से परित्यक्त है। विदेह क्षेत्रों में बाढ़ आ जाए या फिर अकाल पड़ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होती है। अतिवृष्टि, बाढ़ आ जाना, अनावृष्टि, अकाल पड़ जाना, उससे परित्यक्त है। अर्थात वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि की बाधा नहीं होती और न ही अकाल पड़ता है। धर्माभास का अभाव, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। उदंबर फलों के सदृश धर्माभास वहां सुने नहीं जाते। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चंडी, रवि, शशि एवं बुद्ध के नगर वहां नहीं है। मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं, विदेह क्षेत्र में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। मतलब ग्रहित मिथ्यात्व के मंदिर, अन्य मतियों के मंदिर, देवी देवता वहां नहीं होते। लोगों के मन में मान्यता हो सकती है, लेकिन अगर मंदिर होगा, आयतन होगा, तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान का, अरहंत भगवान का, उन्हीं का होगा। और ये जो दुनिया भर के यहाँ दिखते हैं, नाम देके दिया है, मूल गाथा में दिए हैं ये सब, शिव, ब्रह्म, विष्णु, चंडी, रवि, शशि। देखिए मूल गाथा में 2000 साल पहले यति वृषभाचार्य ने लिखा है, शिव, ब्रह्म, विष्णु, चंडी, रवि, शशि, बुद्धान न पुराणिम, वहां पर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये अगली गाथा और है इसी के नीचे वाली। वह देश पाखंड संप्रदायों से रहित है। पाखंड संप्रदाय मतलब जो धर्म के नाम पर, सच्चा धर्म नहीं है लेकिन धर्म के नाम पर समझ लीजिए पाखंड फैलाते हैं, इस तरह के। और सम्यक दृष्टि जनों के समूह से व्याप्त है। वहां सम्यक दृष्टियों की प्रचुरता है, क्योंकि वहां एकमात्र जिन धर्म ही है। तो मिथ्या दृष्टि होते हैं और ग्रहित मिथ्या तो मान्यताओं में भी होता है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि वहां पर ज्यादा है। विशेष इतना है कि यहाँ किन्हीं किन्हीं जीवों के भाव मिथ्यात्व विद्यमान रहता है। भाव मिथ्यात्व मतलब जो मान्यता में मिथ्यात्व है, ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार का, वो हो सकता है। लेकिन बाहर में द्रव्य रूप से मिथ्यात्व, द्रव्य मिथ्यात्व मतलब ग्रहित मिथ्यात्व की इस देवी देवता को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, कोई दूसरे काम कर रहे हैं, अन्य अब त्योहार आ रहे हैं, ऐसा वहां पर नहीं होता है। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है, मतलब लिख के रखने जैसी बात है। बोलिए आशा। ये विदेश क्षेत्र वाले और भरत क्षेत्र वाले चौथे काल में डिफरेंस हो गया, थोड़ा बहुत तो हो ही गया। ये ऐसे मान्यताओं वाला और इस तरह का, जैसे अच्छी बारिश होती है तो यहाँ भी चौथे काल में ऐसा ही होता है। हाँ, चौथे काल में तो यहाँ सामान्य ही रहता है, पर ये तो एक बार इस बार हुंडा काल है ना, उसका भी दोष हुए हैं। अदरवाइज जैसे अभी इतने विकलेंद्रीय जीव अपने को दिखते हैं, नॉर्मल जो अवसर्पणी काल होता है तो इतने विकलेंद्रीय नहीं होते हैं। ये हुंडा काल की वजह से एक्सट्रीम अभी जो विकलेंद्रीय हमको दिखते हैं, चींटियां, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, एक्सट्रीम जो होते हैं, ये हुंडा काल की वजह से। तो इसी तरह से जो ग्रहित मिथ्यात्व का जो प्रचार है, वो भी हुंडा काल की वजह से इतना एक्सट्रीम है। अभी से 3000 वर्ष बीते हैं, अभी तो पूरा पंचम काल बाकी है। तो मतलब ऐसी स्थिति है जैसे तो वो पंचम काल का अंत आने वाला हो, लोगों की प्रवृत्तियां और ऐसी, ये हुंडा काल के दोष है।
देखिए और आगे बढ़ते हैं। उपसमुद्र का वर्णन। वेदी और चार तोरणों से युक्त कच्छा देश का उपसमुद्र मागध, वर्तनु एवं प्रभास द्वीपों से शोभायमान है। देखो ये मागध, वर्तनु और प्रभास नाम के द्वीप एक्चुअल में तो है लवण समुद्र में। जब लवण समुद्र का वर्णन अपन देखेंगे, और आपने किन किन ने वो वीडियो देखी है चक्रवर्ती की दिग्विजय वाली, विक्रांत जी की जो मैंने कही थी, कुछ लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं। तो वो जो चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जाता है तो मागध देव को, वर्तनु देव को, वो मागध द्वीप, वहां लवण समुद्र के अंदर जाके वो द्वीप है और वहां उस नाम के देव रहते हैं। तो वहां पर उन द्वीपों के नाम भी यही है, मागध, वर्तनु और प्रभास। और यहाँ पर ये जो विदेह क्षेत्र है, ये विदेह क्षेत्र में जो सीता नदी है, अब ये एक अच्छा देश है, तो ये सीता नदी के यहाँ तट पर, यहाँ पर ये उप समुद्र है, कच्छा देश का उप समुद्र, और यहाँ पर फिर द्वीप है। ये अपने को छोटा सा दिखता है यहाँ पर, एक्चुअल में कल अपन ने देखा था 2212 ऐसा क्या था ना इसकी दूरी, तो काफी बड़ा एरिया है। और यहाँ पर ये अभी छोटा सा दिख रहा है, तो यहाँ पर आइलैंड भी है, उप समुद्र है, छोटा समुद्र है, और उस समुद्र में आइलैंड द्वीप भी है। अब यहाँ के मनुष्यों की आयु और शरीर किस प्रकार का होता है वो बता रहे हैं। कच्छा देश में नर नारियों की आयु का प्रमाण जघन्य रूप से अंतर्मुख और उत्कृष्ट रूप से पूर्व कोटि है। यानी वहां के जो मनुष्य और तिर्यंच है, क्योंकि चौथा काल वर्तता है वहां, हर समय चौथा काल के प्रारंभ जैसी स्थिति वर्तती है। तो जघन्य आयु अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि, एक कोटि पूर्व या एक पूर्व कोटि, कुछ भी बोल सकते हैं। उत्कृष्ट आयु वहां की उतनी है। एक पूर्व कितना होता है? एक पूर्व कितना होता है? सत्तर लाख 56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। बहुत बढ़िया। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। और कितने पूर्व की आयु है? 1 करोड़ पूर्व की। तो 70,56,000 करोड़ वर्ष को फिर 1 करोड़ से गुणा करो, उतनी लंबी उत्कृष्ट आयु वहां के जीवों की हो सकती है। और कम से कम होगी तो जघन्य आयु अंतर्मूर्त है, यानी इसके बीच में 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, ऐसे करते करते 1 करोड़ पूर्व तक की आयु वहां के जीवों की होती है। वहां पर विविध वर्ण से युक्त नर नारियों के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष और पृष्ठभाग की हड्डियां 64 होती है। शरीर की ऊंचाई, एक तो वहां पे जो शरीर के कलर हैं मनुष्यों के, तिर्यंचों के, मनुष्यों के, वो 5 वर्णों से, विविध वर्णों से, जैसे अपने यहाँ तीर्थंकरों के सुनते हैं, 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, हरे रंग के भी थे, नीले रंग के भी थे, लाल रंग के भी थे। तो ऐसे भी वहां पे मनुष्यों के कलर, अपने को तो सबको लगभग एक से दिखते हैं अपने यहाँ के, पर वहां पर 5 वर्ण के शरीर के कलर होते हैं। 500 धनुष की हाइट होती है और पृष्ठ भाग की हड्डियां 64। ये कम है, जैसे जैसे डाउनफॉल होता है हड्डियों की संख्या अपने यहाँ नहीं, जैसे जैसे काल बढ़ता है हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। पर यहाँ पर 64 हड्डियां पीछे की साइड में, पृष्ठभाग की हड्डियां बताई, जैसे अभी अपने साइंस वाले बताते कितने 206 ऐसे हड्डियां होती हैं। अब यहाँ विजार्ड है, विजार्ड का वर्णन अपन देख चुके। कच्छा देश के बहुमध्य भाग में 50 योजन विस्तार वाला और देश विस्तार समान 2212 सही 7/8 योजन। कल अपन ने देखा था कि उसका जो विस्तार, लंबाई कितनी है
कि जितनी देश की चौड़ाई है उतनी वो उसकी चौड़ाई है विजार्ड पर्वत की 2212 सही 7/8 योजन, और चौड़ाई है 50 योजन और ऊंचाई है वही 25 योजन। तो जिस तरह से भरत क्षेत्र के विजार्ड का कहा था उसी तरह यहाँ समझना चाहिए। और जो विशेष अंतर है यहाँ कि दोनों तटों में से प्रत्येक तट पर विद्याधरों के 55 नगर हैं। ये सब अपन कल कर चुके हैं। और फिर विजार्ड के ऊपर 9 कूटे हैं, वो भी यहाँ हो गया। और इन सब कूटों पर 8 कूटों पर ईशान इंद्र के वाहन देव रहते हैं, और जो अंतिम कूट है पूर्व साइड वाली उस पर अकृत्रिम जिनालय है। इस तरह से ये वर्णन हुआ। और फिर समान 6 खंड है, आगे 6 खंडों की बात की। अब ये जो रक्ता रक्तोदा और सीता सीतोदा नदियां हैं, ये नदियां भी प्रत्येक नदी, जैसे वहां की गंगा सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां थी, गंगा सिंधु की सहायक नदियां 14,000। 14,000 गंगा की, 14,000 सिंधु की। ऐसे ही यहाँ पर भी 14,000 सहायक नदियां, गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा। तो 14,000। अब आप देख लो 8 देश हैं, हर देश में 2-2 नदियां हैं। 8 नहीं सॉरी 32 देश हैं, तो 64 तो ये हो गई। और एक एक की 14,000 है, तो 64 को 14,000 से गुणा कर दो, कितनी नदियां आने वाली हैं। और जो ये विभंगा नदियां हैं, विभंगा कुल कितनी है पूरे 32 देशों के साथ में, टोटल विभंगा कितनी है पूरे चारों एरिया में, सीता के उत्तर दक्षिण, सीतोदा के उत्तर दक्षिण, कितनी विभंगा होंगी अनीता जी? मीना चाची बोलिए। 12 होंगी ना? 12। एक साइड में 3 है, हाँ। सीता के उत्तर में 3, फिर सीता के दक्षिण में 3, फिर सीतोदा के दक्षिण में 3, सीतोदा के उत्तर में 3, तो 3 चौक 12। और हर विभंगा नदी की सहायक नदियां हैं 28,000। 28,000 को 12 से गुणा कर दूं, और सीता सीतोदा की सहायक नदियां कितनी है कल मैंने आपको कहा था? कल नहीं पूछा था, लेकिन कल मैंने आपको कहा था सीता सीतोदा की सहायक नदियां कितनी है। और सूत्र भी कहा था, चतुर्दश नदी सहस परिवृत्ता गंगा सिंधु दयो नद्य, उस सूत्र में अपन पढ़ के आ चुके हैं कितनी कितनी है। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हो रहे हैं भौचक के कि क्या बात कर रहे हैं, हमने कोई सुनी नहीं है बात, पढ़ के आए हैं अपन पीछे। बोलिए अंकल, आप बताएंगे। नदियां हो गई आपके 8, 16, 32, 64 गुणा 14,000। 64 गुना 14, सीता सीतोदा दुगनी दुगनी और दुगनी दुगनी कर रहे हैं। 64 कैसे गुना करेंगे? 14,000 गंगा सिंधु की, फिर गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा की 28,000, हरित हरिता कांता की 56,000, और फिर उसकी दुगनी करनी है सीता सीतोदा, तो 1,12,000। ठीक है ना? दुगनी दुगनी करनी है। 14,000 गंगा सिंधु की, फिर गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा की 28, हरित हरि कांता की 56, और उसके आगे आ रही है सीता सीतोदा। तो सीता सीतोदा की, एक सीता नदी की सहायक नदियां 1,12,000, सीतोदा की 1,12,000, और ये अभी जो इतनी सारी बताई वो सारी कितनी नदियां ही नदियां हैं। आशा आंटी ने सिर पकड़ लिया ऐसे ये सब देखो उपयोग लगाने की है, और थोड़ा अपने को वो भी ख्याल में आता है कि क्या है, किस तरह की विश्व में रचनाएं हैं। अपन कहाँ इतने से में देख, इतनी तो अपने भारत में नहीं है क्या, जगह जगह छोटी मोटी नदियां, और ऐसा होती हैं देशों में नदियां। इस तरह से आप लोग जोड़ना और जोड़ के रखना ये सब कितनी हो रही है, फिर अपन मिलाएंगे। यहाँ गाथा दी है, मूल गाथा ही दी है, फिर अपन मिला लेंगे।
तो इसमें एक चित्र दिया है, मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ एक देश का, 2 पेज आगे है। ये देखिए, विदेश क्षेत्र का कच्चा देश। दिख नहीं पा रहा, एक बार में दिख रहा है। ये नील पर्वत है, जैसा अभी अपन ने बोर्ड पे बनाया ना। इधर ये भद्रसाल की वेदी है, ये बीच में विजयार्थ पर्वत है, ये इधर बख्शार पर्वत है, विमलेच खंड है, मलेच खंड है, ये भी मलेच खंड है, फिर नीचे भी मलेच खंड, ये बीच में आर्य खंड, और इसमें जो जैसे अपने अयोध्या होती है उस नगरी का नाम यहाँ पर शेमा नगरी है। फिर ये मलेच खंड है, और यहाँ आप देख रहे हैं एक वृषभगिरी भी दिख रहा है। ये वृषभगिरी क्या है? जैसे अपने भरत क्षेत्र में जो उत्तर साइड वाला बीच वाला मलेच खंड है, वहां पर एक वृषभाचल अपन ने देखा था, 100 योजन ऊंचा। क्या है इस वृषभाचल की विशेषता? चक्रवर्ती नाम लिखता है। हाँ, चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है। वो यहाँ पर भी चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वही शलाका पुरुष यहाँ पर भी होते हैं। और जो चक्रवर्ती होता है तो वो इसी तरह से दिग्विजय करता है, जैसे भरत क्षेत्र में दिग्विजय करता है, वैसे यहाँ का चक्रवर्ती भी पूरी 6 खंडों की दिग्विजय करता है और उस वृषभगिरी पर अपना नाम लिखने के लिए जाता है। तो ये वृषभगिरी भी यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से ये पूरी एक देश की रचना यहाँ अपने को दिखाई है। नीचे दक्षिण में सीता नदी, और ये देखिए आपको प्रभास द्वीप, वर्तनु द्वीप, मागध द्वीप, ये अभी जो नाम अपन ने पढ़े थे ये द्वीप है। यहाँ पर सीता नदी के बीच में उपसमुद्र है, तो उसमें ये द्वीप बने हुए हैं, प्रभास द्वीप, वर्तनु द्वीप और मागध द्वीप। तो ये जो चक्रवर्ती जिस तरह से अपने भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती लवण समुद्र के द्वीप में जाकर वहां पे उस देव को वश में करता है, तीर फेंकता है, अपना बाण छोड़ता है, फिर वो आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये चक्रवर्ती दिग्विजय करता है। तो ये इन द्वीपों पर बराबर जो देव रहते हैं वो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये अकृत्रिम जिनालय दिख रहा है आपको बख्शार पर्वत पे, यहाँ ये अकृत्रिम जिनालय है। इस तरह से ये विदेह क्षेत्र के देश की जो जो वर्णन और भी है, इसी तरह के काफी वर्णन दिए हैं और भी डिटेल में, पूरा मलेच खंड कैसा होता है वो सारी। तो अपने जितना समझ लीजिए, थोड़ा अपने लिए जरूरी था उतना अपन ने पढ़ लिया। और मलेच खंड का थोड़ा और वर्णन जब अपन वो आर्य मलेच्छास्त्र पढ़ेंगे सूत्र, तब वहां पर और देखेंगे। बोलिए सुमन जी। ये जो काल परिवर्तन की बात पढ़ते हैं तो वो 6 भाग में आर्य और मलेच्छ खंड में एक ही जैसा काल रहता है क्या? नहीं, चतुर्थ केवल आर्य खंड में ही परिवर्तन होता है। वो सारी भी चर्चा जब अपन वो सूत्र पढ़ेंगे आगे, अभी सूत्र आने वाले हैं, काल वाला सूत्र भी आएगा, तब विशेष डिटेल में वहां पढ़ेंगे अपन। जो काल परिवर्तन है वो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, और उसमें भी आर्य खंड में ही प्रमुखता से वही होता है, बाकी कहीं दुनिया में काल परिवर्तन नहीं होता है। और जो बाकी ये सामान्य सा बताया मैंने, पर विशेष रूप से अपन वहां उस सूत्र के साथ पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, और किसी का प्रश्न है? चलिए, तो इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर अब अपन कल करेंगे आगे। और वो तीर्थ स्थानों की बात बताई दी थी मैंने आपको, सीता और सीतोदा के किनारे पर 3-3 प्रतिमाएं, आर्यखंड की साइड में जो किनारे हैं 3-3 प्रतिमाएं वहां पर है, उसको तीर्थ नाम दिया है। बोलिए दीपिका जी। मुझे इससे कंसर्न नहीं है, कुछ और पूछना है। एक तो जैसे हम सामायिक करते हैं, तो जो आपने जो लास्ट ईयर सामायिक का वीडियो डाला था, सीखने वाले कैसे सामायिक करनी है, उसमें टाइमिंग नहीं दी होती है, तो क्या टाइमिंग भी बोलनी होती है? उसमें टाइम नहीं बोलते? जब पर्सनली करते हैं ना, खुद अकेले करेंगे, तो वो मन में संकल्प करके कि मैं आधा घंटा पौन घंटा इतने बजे तक सामायिक करूंगा, तो ऐसा। वो मन में संकल्प करके फिर ये प्रतिज्ञा बोलनी चाहिए। हाँ, ये प्रतिज्ञा बोलते वक्त ये करना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, वो उसमें दिया नहीं है, तो किताब भी जो होती है उनमें दिया नहीं है ये चीज,
लेकिन सामयिक के काल तक तो मन में खुद ही कोई विचार कर लेना चाहिए कि इतनी देर में बैठूंगी। और एक जैसे उसमें बताया अपन ने, द्वीप समुद्र कुल जम्बू द्वीप में 2.5 कोड़ी उद्धार, कुछ ऐसा बताया आपने, या कोड़ा कोड़ी सागर कुछ बोला। हाँ, 2.5 उद्धार पल्ले या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार नहीं, 2.5 उद्धार सागर है या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के बराबर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो वो जो पल्ले के बराबर समयों का है कि वर्षों का है? समय समय उसमें अपन बोलते भी ऐसा, उसमें जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र। तो वो है ना, जब हम ये पढ़ते हैं बृहद द्रव्य संग्रह का जो है, उसके अंदर ये लिखा हुआ वर्ष। बृहद द्रव्य संग्रह में कहाँ लिखा है? वो जो गाथा आती है, मेरे को नंबर तो ध्यान नहीं, मैंने तो ऐसे डिटेल में पढ़ा था, उसमें उसमें है वर्ष की, जैसे इतने सागर में जितने वर्ष होते हैं उतने द्वीप समुद्र, मतलब। आप दिखा देना, बता देना कहाँ है गाथा। विकास छाबड़ा जी की जो वो आपने पीडीएफ भेजी थी ना, उसमें भी वर्ष है। एक बार आप मुझे भेज देना। लास्ट ईयर आपने जो पीडीएफ भेजी थी इसकी तीसरे अध्याय की, जब आपने करा था, उसमें जो पीडीएफ में भी वर्ष लिखा वो पीडीएफ में मैं देख लूंगी, अदरवाइज आप मुझे भेज देना क्या लिखा हुआ है, मैं देख लूंगी। ठीक है, चलिए अभी यही पूरा करते हैं। आशा शनिवार को शाम को जो आप बेसिक क्लास खत्म हो गई है, उसकी जगह पंचास्ती काहे पढ़ा दो। देखते हैं। अच्छा वाला ग्रंथ है, समझने वाली वाला ग्रंथ है ये। हाँ, अब ग्रंथ हमें तो हम तो पंचास्ती काय का जो विषय है ना, वो सब द्रव्य संग्रह में चल गया लगभग। वो द्रव्य संग्रह हमने पढ़ा भी नहीं। और मैं सोचती हूँ एक दिन फ्री रहे सब लोग ही अपन, इसलिए आजकल मैंने सोचा। नहीं, शनिवार के दिन जो आप बेसिक बंद हो गए ना इसकी जगह कह रहे थे, तो वो हम अपने आप से तो नहीं समझ ही पाएंगे। जल्दी पढ़ा दो फटाफट। द्रव्य संग्रह वाला वैसे भी 10 लक्षण में तो शाम की चलनी नहीं है अभी, उसके बाद विचार करते हैं। द्रव्य संग्रह वालों को तो जल्दी समझ में आ जाएगा, इनको तो फटाफट आ जाएगा। जल्दी पढ़ लिया। देखते हैं, आपकी भावना अच्छी है, करते हैं विचार। मोटा मोटा फटाफट पढ़ा दो, एक बार सब्जेक्ट तो पता चले ना क्या चीज है, व्यू तो पता चले, शीर्ष शून्य है ना इसलिए। दीदी, मुझे मोबाइल की ज्यादा नॉलेज नहीं है। कोई पिक्चर मैं मोबाइल में फोटो ले लूं, फिर उसको बड़ा करूं तो सब बड़े दिखेंगे। हाँ, ठीक वो है, ऐसे हाथ से बड़ा हो जाता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पिक्चर तो छोटी लूंगी फिर वो बड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है, थैंक यू, मुझे नॉलेज नहीं थी इस बात की। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अर्चना जी आप करिए। निरंतर संचय अध्यय हरे दूर भावे, नादम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक तो जलता हो आगे, जिना क्या हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में तो पितारी, गुरुवर कहारम सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी, बस स्वभाव मई धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्य, ऊंचा रहे गज सदा शादवादी,
निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय खुदा शांत जीवानी माता की जय श्री